आप सभी को नमस्कार। बहुत धन्यवाद साहब, आपने कम से कम किसानों की बात रखने के लिए इतने प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और पत्रकारों के बीच मौका दिया। किसान की कृषि बिलों के ऊपर और उनकी खामियों के ऊपर और किस प्रकार उनसे कॉरपोरेट जगत का फ़ायदा होगा, इसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारे स्पीकर्स बहुत ही विस्तार से बोल चुके हैं, क्योंकि पक्ष किसानों का है और ज़मीनी हकीकत आप सबको बताना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि ये कृषि बिल लाए क्यों गए हैं, मंशा क्या है, समय की नज़ाकत क्या है और किस समय लाए गए। देश के किसी भी किसान या किसी किसान संगठन ने कभी भी ऐसे किसी प्रकार के कृषि बिलों की मांग नहीं की थी। पहली बात तो कृषि राज्य का विषय होता है। जब सरकार से ये कहा जाता है कि कृषि राज्य का विषय है, तो सरकार कहती है कि हमने किसी भी प्रकार के कृषि के कार्य में संशोधन या कार्य नहीं किया, हमने तो व्यापार संबंधी अधिनियमों में संशोधन किया है, तब वो व्यापार हो जाता है। और जब खूबियाँ गिनाने की बात आती है तो सरकार कहती है कि ये तो सब किसानों के हित के हैं। तीनों कानूनों में कहीं से कहीं तक कही गई सरकार की बात में कोई तथ्य नहीं है। सरकार कहती है कि किसान आज़ाद है, कहीं भी बेच सकता है, तो हम कल भी गुलाम नहीं थे, हम कहीं भी बेच सकते थे। ये बात हम हर पटल पे कहते हैं। प्रेस क्लब में मैं पहली बार कह रहा हूँ, तो आप जान लें कि मध्य प्रदेश का अगर मैं उदाहरण दे दूँ आपको, तो गुना का जो किसान है, डबरा का, अशोकनगर का, वो अपनी धान बेचने कोटा मंडी जाता है। आज से नहीं, बरसों से जाता है, जब से पीएमसी मंडी है। मेरे गुना जिले का किसान अपनी सोयाबीन लेके पार्वती नदी पार करके राजस्थान की छबला मंडी जाता है। हमारे निमाड़ का किसान आपके दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में मिर्ची और अरबी बेचने आता है। हम गुलाम नहीं थे। दिक्कत थी उन व्यापारियों को जो अगर वहाँ से व्यापार करके यहाँ तक लाते तो उनको बीच की मंडियों का जो टैक्स देना पड़ता था, सरकार ने उनको राहत दी है। और प्रदर्शन क्या किया जा रहा है कि साहब किसानों को राहत हो गई है। सरकार कहती है कि निजी मंडियों से बहुत फ़ायदा होगा। इस पर बहुत सारे किंतु अंतु हो सकते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हो सकती हैं कि नहीं साहब इससे बहुत अच्छा रिफॉर्म हो जाएगा। एक बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये बड़ी भ्रांति है कि किसान संगठन जो होते हैं वो किसी भी प्रकार के कृषि सुधार के विरोध में होते हैं। हम किसी प्रकार के कृषि सुधार के विरोध में नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस देश में कृषि का सुधार हो। जो खामियां हमारे बाप दादाओं ने भोगी हैं वो हम ना भोगे। हम आज़ाद भारत की तीसरी पीढ़ी के पढ़े लिखे किसान हैं। हम कृषि सुधारों के विरोध में नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी सुधार जो हमारे आने वाली पीढ़ियों की नस्ल को बर्बाद कर दे, हम उसका विरोध पुरजोर करेंगे, करते आए और करते रहेंगे। इन कानूनों में सरकार जब कहती है कि निजी मंडियों में दाम ऊंचा मिलेगा, तो कानून को लागू हुए महीनों हो चुके हैं। कौन से ऐसी कृषि मंडी में एक भी उपज पे सरकार स्वयं ये बता दे कि समर्थन मूल्य से ज़्यादा की खरीदी हुई हो या समर्थन मूल्य पे ही खरीदी हुई हो, वो निजी मंडी का नाम सरकार हमको बता दे। गन्ना का किसानों का उदाहरण सबके सामने है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सरकार बड़ी बात करती है, क्या पेप्सिको से, नेस्ले से, मैगी से अनुबंध खेती चलती नहीं आई है? लेकिन आपने उसको एग्जामा दे दिया, कानून बना दिया। क्यों? ताकि किसान जो है वो कोर्ट ना जा सके। मौलिक अधिकार आपने किसान का छीन लिया और उम्मीद दिलाती है सरकार हमको इस भ्रष्ट सिस्टम में कि आप एसडीएम से न्याय की उम्मीद कर लीजिए। वो एसडीएम जिसके नाक के नीचे 20 रुपये में मिलने वाली खसरा खतौनी की रिपोर्ट हमको 150 रुपये में मिलती है, वो सामने बैठा रहता है और बाबू नीचे 150 रुपये लेता है, एक कोनी के नीचे पैसा रख लेता है। इस भ्रष्ट सिस्टम में सरकार हमसे उम्मीद करती है कि हम उस एसडीएम पे भरोसा करें, उस कलेक्टर पे भरोसा करें, जिसको जब किसान अपना ज्ञापन देने जाता है 200 की भीड़ में वो एडीएम से पूछता है कि बाहर कितने लोग हैं। जब वो कहता है 50 किसान आए तो तुम ही ले लो, डंडे मार के भगा दो, ज़्यादा दिक्कत है तो 151 में बंद करा दो, वो हमको न्याय दिलाएंगे। फिर सरकार कहती है कि अगर 2 महीनों में भी निराकरण ना हो तो आप दिल्ली आइए, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से मिलिए। क्या मध्य प्रदेश का छोड़िए, बिहार का, राजस्थान का, कहीं का भी एक आम दूर दराज का किसान 2.5 लाख का पेमेंट देने के लिए दिल्ली आके यहाँ चप्पलें घिसेगा? ये कैसी अव्यावहारिक बातें सरकार हमसे करती है। और इन अव्यावहारिक बातों में सरकार ये कहती है कि आप मान लीजिए कि आपके हित की बात है, तो हम कैसे मान लें? हम इसलिए लड़ रहे हैं कि सरकार ने 1953 का काला बाजारी का जो एक्ट था उसमें संशोधन कर दिया। और आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए, कानून तो आज आए हैं, पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश के हरदा, होशंगाबाद और टिमरनी जैसे जिलों में अडानी जी के साइलो बन के तैयार हो चुके हैं। 3 साल पहले से तैयारी है, उनको मालूम है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ज़मीनें खरीदी गई, साइलो बनाए गए, किस लिए? क्या रंगमंच लगा के वहाँ किसानों के रंगारंग कार्यक्रम होंगे? जब ये सवाल हम सरकार से करते हैं तो सरकार कहती कि आप तो अड़े हुए हो। और बार बार इन सारे कानूनों की खामियां सरकार को गिना दी जा चुकी हैं। पहली ही बैठक में सरकार ने अगली बार कह दिया कि ठीक है 15 संशोधन है, हम तैयार हैं, संशोधन पे बात की जाए, वापस लेने की बात नहीं हुई। जब बता दिया कि साहब आपके टायर में 15 पंचर है, अगर हमारे एक नए टायर को हमने मार्केट में खरीदा और उसमें 15 पंचर हो जाते तो कंपनी के मुंह पे फेंक के ये कहता है कि साहब नया टायर दे दो, तो हम भी तो वो कह रहे हैं
कि आप अपने पंचर टायर को वापस ले लीजिए, बैठ के कृषि सुधार के लिए मसौदा तैयार करते हैं और समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बना दीजिए। वो समर्थन मूल्य की खरीदी की गारंटी का कानून जिससे भारतवर्ष के 85% किसान प्रभावित होते हैं। आप किसानों की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब 100 एकड़ का किसान, 50 एकड़ का किसान, वो कहाँ गए 5 एकड़ से कम का किसान? सरकार दलील देती है कि यार फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाएगी। मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में जब कोई बड़ा बिल्डर किसी के फ्लैट पे कब्जा कर लेता है तो उससे पसीने छूट जाते हैं छुड़ाने में। आप ये हमसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब 5 साल के लिए अनुबंध खेती होगी और फूड प्रोसेसिंग के लिए उसको इंडस्ट्री लगाने का पैसा दिया जाएगा, तो 5 एकड़ में अगर 1.5 करोड़ का सेटअप लग गया और 5 साल बाद खाली करने में वो फ्री में 1.5 करोड़ का छोड़ के चला जाएगा। और किसकी ज़मीन पे लोन लेगा? उस किसान की ज़मीन पे लोन लेगा जिसके नाम पे वो ज़मीन है। अगर उसने नहीं चुकाया तो ज़मीन किसकी जाएगी? क्या इन सवालों का जवाब सरकार से मांगना खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहलाने लायक है? हम सरकार से हमारी बुनियादी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पढ़े लिखे किसान ये जानते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कॉर्पोरेट नुमा गाजर घास हमारे आने वाली पीढ़ी जो है फसल रूपी नस्ल को बर्बाद कर देगी। हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार के साथ वार्ता करके हम नहीं अड़े थे। हम तो रामलीला मैदान के लिए लिखित परमिशन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, राष्ट्रीय किसान महासंघ और बाकी संगठनों से मिलाकर जो संयुक्त मोर्चा बना था, उसने लिखित में यहाँ पे परमिशन मांगी थी। सरकार ने हमसे मना किया, दिल्ली कमिश्नर ने हमसे मना किया, और जितने भी किसान अन्य राज्यों से मुझे स्वयं बॉर्डरों पे अरेस्ट किया गया, रोका गया कि साहब वहाँ परमिशन नहीं है। फिर आप हमको एक ग्राउंड दे देते हो, बोलते इसमें आ जाओ, रुक जाओ, ताकि आज़ाद तरफ से चलता रहे, और दूसरा शाहीन बाग बना देंगे कि भैया बैठे रहेंगे, खाते रहेंगे और फिर उसको बदनाम करते रहेंगे। ये बॉर्डर पे रुकने की हमारी ताकत है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली की जनता को तकलीफ होती होगी, हम भी इंसान हैं, हमारे भी बाल बच्चे होते हैं, हमें भी लगता है कि लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें साहब, सरकारी संपत्ति का नाश किसने किया? इस देश की जनता की प्रॉपर्टी का जो टैक्स आता है, जो गाड़ी कमाई का पैसा, उसका नाश सरकार ने किया। रोडें सरकार ने खोदी, पिलर सरकार ने गिराए, पेड़ सरकार ने काट काट के गाड़े। क्या वो जनता का पैसा नहीं था? और आरोप लगाते किसान उद्यम मचा रहा है। हम शांति प्रिय तरीके से, जैसा आशुतोष जी ने कहा, गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांगे बुनियादी हैं। हम कह रहे हैं कि कृषि बिलों में खामी है, आप इनको वापस ले लीजिए। वापस लेने के बाद बैठ के नए रिफॉर्म्स के लिए बात करते हैं ना। हम बरसों से ये मांग करते आए हैं कि समर्थन मूल्य का खरीदी का गारंटी का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2+50 लागू हो, फल, साग, सब्जी, दूध इत्यादि जिनका समर्थन मूल्य तय नहीं है, 27-24 चीज़ों के ऊपर आप समर्थन मूल्य देते हो, इसके बाद समर्थन मूल्य तय नहीं किया, उन पर समर्थन मूल्य तय नहीं होना चाहिए? इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? एक किसान जो है, एक दारू की बोतल पे MSP और MRP दोनों लिखा रहता है ना, कभी वो बोतल MSP से नीचे बिकती है और MRP से ज़्यादा ही बिकती इस देश में। लेकिन सरकार के लिए लाभदायक धंधा, तो सरकार उसके लिए तो कभी नहीं कहती कि नहीं साहब इसका MSP MRP नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, किसान के अगर 1935 रुपये का कोई समर्थन मूल्य है तो वो 1400 में बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात भी यहाँ समझने की ज़रूरत है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं आम उपभोक्ता को बचाने की। वो जो खाई आपके हमारे बीच में, हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सड़ा सा चिली फ्लेक्स आता है 67 रुपये का, मुश्किल से 35 ग्राम का, उसकी कीमत हो जाती है 2000 रुपये किलो की, 20,000 रुपये कुंटल। इसका आधा भी हमें नहीं मिलता साहब। अगर इसका आधा भी हमें मिले तो हम खुश रहें। या तो आपको जो मिल रहा है उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, और अगर आपको जो मिल रहा है वो हमको नहीं मिल रहा है तो जो हमसे खरीदा जा रहा है उसमें 2-5 रुपये जोड़ के आपसे लेना चाहिए। आखिर शहर में रहता कौन है? शहर में वही हमारा पढ़ा लिखा भाई आता है जो नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकला, बीवी बच्चों के साथ यह रह रहा है। तो गाँव में हम भी लुटते हैं और शहर में हमारा वो बच्चा भी लुटता है। ये कौन सा न्याय है? मतलब आम उपभोक्ता को आप महंगा दोगे, किसान से आप सस्ता खरीदोगे, और बीच में मजे कौन मार रहा है? आड़तिये मार रहे हैं। उन आड़तियों को हटाने की जब बात आती है तो सरकार कहती है कि हमने कानून ला दिए। तो कानून ला के आपने आड़ती हटाए कहाँ है? अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस बिजनेस में है, और बाद में एक अंबानी जी का मैंने बीच में पढ़ा था, उन्होंने कह दिया कि साहब हम तो इस प्रकार के किसी बिजनेस में आने नहीं वाले हैं। जब आप आने नहीं वाले हो तो मध्य प्रदेश किसान में अपने नंबर में आपको दिखा सकता हूँ, हर 3 दिन में एक फ़ोन आता है, नमस्कार किसान साथियों, आपका रिलायंस फाउंडेशन में स्वागत है। और फिर वो आधे घंटे तक कृषि से संबंधित जो भी जानकारी, क्षेत्रीय जानकारी, गौर करिएगा, क्षेत्रीय जानकारी, यानी मैं गुना जिले का किसान हूँ तो मेरे रकबे के हिसाब से मैं कौन सी फसल बो रहा हूँ उसकी जानकारी वो मुझे क्यों दे रहा है? क्या पड़ा है रिलायंस फाउंडेशन को मुझे जानकारी देने की? और उनको ये डेटा उपलब्ध किसने कराया? मेरी ज़मीन का डेटा रिलायंस फाउंडेशन के पास आया कैसे, जबकि ये डेटा केवल और केवल सरकार के पास होता है? अब ये पूछो तो सरकार कहती नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अडानी और अंबानी के थ्रू FPOs बनवा रहे हैं। FPOs कौन बनाएगा? जब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन इस देश में आया था तो वेयरहाउस का नाम दिया गया तो किसान वेयरहाउस बनाएगा। लेकिन आज नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले बड़े बड़े लोगों के वेयरहाउस है, किसान का वेयरहाउस नहीं है। आज सरकार बार बार कह रही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, तो लगाइए ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन 5 एकड़ का किसान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं लगा पाएगा साहब। वो वही बड़ा आदमी लगाएगा जो नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगा, उसको लोन मिलेगा, क्योंकि लोन लेना हमारे लिए बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन उसी ज़मीन पे आप व्यापारी को लोन देने को तैयार हो।
या 5,000 का बिजली का बिल हम जमा नहीं करते हैं तो मोटर पाइप सब खींच के ले जाते हैं बिजली विभाग वाले, हमारे बेइज्जती होती है वो अलग, और चस्पा कर देते हैं नाम हमारा बोर्ड पे, और यह लोग करोड़ों खा के भाग जाते हैं, आप उनका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये बात जब आज किसान इस बॉर्डर पर बैठ के कह रहा है तो सरकार को बड़ी तकलीफ है, हमें बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, हमारी फंडिंग पे सवाल किया जा रहा है। फंडिंग पे क्या सवाल करते हो साहब? लंगर खा रहे हैं, लंगर खिलाने वाला जो पद्धति सरदारों की है वो 500 वर्षों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। आप जाके देखिए ना, और कौन खिला रहा है लंगर? आप हर चीज़ पे प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को बदनाम किया जाए, लेकिन हम वो किसान ये जो सोच के आए हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम सरकार से सुनने नहीं आए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम सरकार से सुनने नहीं आए, हम अपनी पीड़ा सुनाने आए, और हम अपनी पीड़ा उस सरकार को सुनाने आए जिसको स्पष्ट बहुमत देके लोकतंत्र में हमने चुना है। हमने किसी और को नहीं, मोदी जी को चुना है, स्पष्ट बहुमत की सरकार, इसलिए उम्मीद के साथ आए, और उम्मीद के साथ बैठे। हर बार वार्ता में जाते हैं कि सरकार अब हमसे कहेगी कि नहीं जी हम कानून वापस ले रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्न सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट में एक भी बार 1 सेकंड के लिए भी एमएसपी गारंटी कानून पे कोई चर्चा नहीं हुई। सारी बातें कि ऐसा है वैसा है चलता रहा, आरोप हम पे कर रहे। हम तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहते थे, ना हम गए, सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट चली गई। सर्वोच्च न्यायालय का हम बहुत सम्मान करते हैं, और सम्मान के साथ ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं तो हम पे कायदे कानून लागू करने वाले सुप्रीम कोर्ट होते कौन? और अगर आप कर रहे हैं साहब, हम आपका सम्मान करते हैं, तो कमेटी में कम से कम ऐसे लोग रखते ना आप। अगर आपने कमेटी बना भी दी थी तो निष्पक्ष लोग रखते, जो पहले से ही कानूनों के समर्थन में थे, उन लोगों को आपने कमेटी में 4 मेंबर बना दिए। अब उनसे हम क्या न्याय की उम्मीद करेंगे? आपने स्वयं अपनी अस्मिता को खतरे में डाला है जनता के सामने, हमने नहीं डाला है। हम आज भी कह रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। आपने खुद कानून पास करने के बोल दिया कि साहब ये 4 समिति बनेगी। अब वो समिति वालों का यह हाल है, उसमें से एक आदमी समिति छोड़ के चला गया, क्योंकि उनको मालूम है कल से हमें उन्हीं किसानों के बीच में जाना है जो हमारे भाई बंद हैं। और अब समिति वालों को यह हाल है कि वो सभी किसान नेताओं को, किसान संगठनों को, मेरे पास खुद सुबह आज फोन आया कि साहब हम समिति के एक सेक्रेटरीट से बोल रहे हैं, उन्होंने कोई सेक्रेटरीट बना लिया है, आप इन्विटेशन भेज दिया है कि आप ऑनलाइन या वर्चुअली आके अपनी बात कहें कि आपको कमेटी से क्या दिक्कत है। मैं उनको समझा रहा हूँ कि साहब हमारा स्टैंड वही स्टैंड है जो पूरे देश के किसानों का, लेकिन फिर भी अलग अलग तरीके से अब आप फूट डालने का काम कर रहे हैं कि एक को बुला लेंगे, दूसरे को बुला देंगे, 4 समिति के सामने बिठा देंगे कि भाई आपका सम्मान बढ़ गया, आप डायरेक्टली मंत्री जी के सामने बैठ गए। तो ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? एक तरफ आप कहते हो खालिस्तानी है, दूसरी तरफ आप हमारे साथ बैठ के हमारे साथ लंगर खाते हो, हमको चाय ऑफर करते हो, हमको खाना ऑफर करते हो, फिर बाहर आप कहते हो कि नहीं नहीं जी नहीं, ये तो AK-47 लेके बैठे, ऐसा ही कह रहे हैं। आज का एक बीजेपी की सांसद है शायद, कहा कि राजस्थान की, उनका स्टेटमेंट है। तो सरकार चाहे लाख प्रयास कर ले, हमारी यूनिटी टूटने वाली नहीं है। हम आपसे अभी भी कह रहे हैं, आज समय है कि इस किसान आंदोलन को जनता समर्थन करे और इसको जन आंदोलन बनाए, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर भंडारण की व्यवस्था एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है और बहुतायत में भंडारण की चीज़ें अगर 2-4 कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में आ जाती, तो जो दाल आप 100 रुपये ले रहे हैं वो 200 रुपये किलो हो जाएगी। कोरोना काल में जब चीज़ें नहीं मिल रही थी तो जिस दाम पे मिला उस दाम पे लोगों ने खरीदा है, और जब फूड मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी जनरेट की जाएगी और कहा जाएगा कि दाल नहीं है, चावल नहीं है, गेहूँ नहीं है, तो आप क्या करोगे? और आज PDS के लिए सरकार खरीदती है, और ये बात जो प्रोफेसर कह रही थी IIT वाली अपने वीडियो में, वो बात गलत नहीं है कि भंडारण था इसलिए दुगना गेहूँ चावल राशन में दे दिया गया, लेकिन जब कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदेंगे तो फिर राशन का भंडारण करेगा कौन? और सरकार ये लाख दलील दे लेके खरीदी चालू रहेगी, MSP की गारंटी लिखित में दे देंगे, लेकिन हमको तो गारंटी का कानून चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं रहेंगे, मोदी जी भी नहीं रहेंगे, हम में से बैठे हुए बहुत से लोग चले जाएंगे, कोई अमर नहीं है। लेकिन आज से 3 पीढ़ी बाद वो संरक्षण जो हमारी जनरेशंस को चाहिए वो MSP गारंटी कानून होगा। अगर इस देश में ये बात आज उठती है कि प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित होनी चाहिए लोगों की, कि साहब इससे ज़्यादा कम तनख्वाह नहीं होगी, तो इस बात की मांग क्यों नहीं उठा सकता किसान कि भाई हमारे परिवार की भी तो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। आज हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 50 रुपया, 60 रुपया, 30 रुपया, अलग अलग राज्यों की आप कैलकुलेट कर लीजिए महीने के हिसाब से, ये प्रति व्यक्ति आय पे हम काम करेंगे। लेकिन नहीं साहब, किसान मांगे तो तकलीफ है, और आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आप सब बुद्धिजीवी और मीडिया के साथी हैं, किसान का प्रोजेक्शन सही कराइए साहब। 3 पीढ़ी हो चुकी है किसानों की आज़ाद भारत में, आप हमसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि आज भी किसान फटा पजामा पहन के, फटा कुर्ता पहन के, मैला गमछा पहन के आपके सामने खड़ा होगा? हमने तो कभी नहीं कहा कि खादी का एक बैग टांगे हुए कोई पत्रकार हमें आज मिलना चाहिए, हमने तो कभी नहीं कहा कि खादी का कुर्ता पजामा और चप्पल पहने हुए हमको एक नेता मिलना चाहिए। जब हमने हमारे मानचित्र में आप लोगों को अच्छी तरीके से परिदृश्य आधे वाले 70 साल में कर लिया है, तो आप हमारी 80 सीट क्यों नहीं देख सकते? क्यों आप हमसे सवाल करते हैं कि आपने 20,000 का मोबाइल 30,000 का क्यों नहीं ले सकता है? 5 एकड़ यानी 25 लाख का मालिक जो अपनी खेती करता है, वो किसान 25,000 का फ़ोन नहीं ले सकता, लेकिन 27,000 कमाने वाला 52,000 का मोबाइल अपने बच्चों को दिलाए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं।
नौकरी पेशा लोग जिनका जीवन पूरा लोन पे चलता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमे, किसी को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन किसान जो अपनी मेहनत से कमा के, उसके पास एक एक रुपए का हिसाब है, अपनी गाड़ी खरीद के लाता, ट्रैक्टर लाता, तो आज हमारे ट्रैक्टरों पे सवाल उठाया जा रहा है कि 7.5 लाख का ट्रैक्टर हमारे पास कहाँ से आ गया। ये कैसी दुनिया में रहना, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें मौलिक अधिकार नहीं है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छे बच्चे स्कूलों में हमारे बच्चों को पढ़ाने का? और एक बात और कि इस देश में निजीकरण से किसी प्रकार का फायदा आम गरीब जनता को नहीं हुआ। अस्पतालों के निजीकरण से मैं मानता हूँ स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरी हैं, लेकिन उसका लाभ कोई गरीब व्यक्ति नहीं लेता है। उसका लाभ बड़े लोग लेते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। स्कूलों के निजीकरण से लाभ स्कूल की मोटी फीस देने वाले बड़े आदमी लेते हैं। सरकारी स्कूल में आज भी गरीब का बच्चा पढ़ता है, किसी अधिकारी का नहीं पढ़ता है। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने वही गरीब किसान आम आदमी जाता है गाँव का। और इसीलिए इस खेती के निजीकरण के खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, जहाँ जहाँ तक आप इन बातों को पहुँचा सकते पहुँचाइए। आज दिल्ली की जनता की हमको समर्थन की ज़रूरत है। हम मानते हैं कि आप हमारे इस कृत्य से आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर आप कोरोना काल में थोड़ी तकलीफ झेल सकते हैं तो इस देश के अन्नदाता की क्यों नहीं। और आपके पूर्वज अगर 3 पीढ़ी पहले आप देखेंगे तो वो भी किसान ही होंगे साहब। इस देश में तभी इसको भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि 3 पीढ़ी पहले आप और हम सब किसान थे। अगर आप अपने पूर्वजों के लिए इतना नहीं कर सकते तो क्या करेंगे साहब? हम आपसे हाथ जोड़ के समर्थन मांग रहे हैं, क्योंकि आज आपके समर्थन की हमको ज़रूरत है। क्योंकि सरकार जनता बनाम किसान करने की फिराक में है। वो चाहती है कि दिल्ली की जनता स्वयं ये कहे कि हम इन किसानों से परेशान हो चुके हैं, साहब हटा दीजिए। 2-4 लोगों को ले जाके सुप्रीम कोर्ट में प्ली लगा देगी कि साहब इससे माहौल बिगड़ रहा है। और 26 जनवरी की परेड का भी मैं स्पष्ट कर दूं, हमने ये नहीं कहा था कि हम राजपथ पे जाके कोई परेड करेंगे। हमने जो कहा था उस पर हम कायम हैं। आउटर रिंग रोड की बात अभी तक हुई है, हम हमारी परेड करना चाहते हैं। जवानों की परेड को व्यवधान डालना नहीं चाहते। जवानों की परेड जैसी होती होगी, किसान अपनी परेड बाहर करेगा। अगर हम हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली में भारत का झंडा लगा के आउटर रिंग रोड पे घूमते, इससे किसी को दिक्कत क्या है? हम तो कहते हैं दिल्ली की जनता आए और देखे कि इस देश का किसान आपकी सड़क पे आया है। और ये किसान है साहब, हमारे गाँव की परंपराएं सभ्यता है कि हर आते जाते राहगीर को हम भोजन पूछते हैं। इन शहरों में कोई बिना कारण एक गिलास पानी नहीं पूछता है। इस सभ्यता परंपरा दिखाने के लिए आज किसान आपकी बॉर्डर पर बैठा है और किसान अपनी वाजिब मांगों के लिए बैठा है। हम किसी भी प्रकार से व्यवधान डाल लें या सरकार को अपनी आंखें दिखा के अड़ियल रवैया दिखाने नहीं आए। बहुत स्पष्ट है, इतने अमेंडमेंट्स के बाद उस कानूनों को कोई मोल नहीं ले जाएगा। मैं एक छोटी सी बात कह के बात खत्म कर लूँगा। अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किया है, हम कहें कि साहब इसमें आप संशोधन कर दो कि दलहन तिलहन अनाज और आलू एसेंशियल कमोडिटीज़ रहेंगे और भंडारण की जो लिमिट आपने खत्म की है वो लिमिट को आप एक्सपेल कर दो। इसके बाद उस कानून में बचता क्या है? जब कुछ बचता ही नहीं तो ऐसे कानून को रखना क्यों चाह रहे हो आप? वही तो हम कह रहे हैं कि आप इनको वापस ले लीजिए और नए कानून बनाते हैं बैठ के। तो सारा मसला केवल इस अहंकार का है कि हमारे पास स्पष्ट बहुमत की सरकार है। आप ज़्यादा करोगे तो आप जेल में डाल दिए जाओगे। और इसका उदाहरण मैं अपना दे देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद भोपाल में आंदोलन करो तो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, ये रात को आपको घर से उठा लेते हैं। इसके बाद भी अगर आप चुपचाप ट्रैक्टर लेके, क्योंकि सरकारें ट्रैक्टर से बहुत डरती हैं, आप गाड़ी ले जाओगे तो आपकी गाड़ी तोड़ ताड़ देंगे, लेकिन ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो आप किसी भी तरीके से इंटेलिजेंस को फेल करके ट्रैक्टर लेके घुस गए तो ये आपको वहीं धरना स्थल से रातों रात उठाएंगे। 151 में वही एसडीएम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि हमको न्याय देगा, वो आपको जेल में डाल देगा। और एसडीएम को पावर रहता है कि 6 महीने तक जेल में डाल दे, और सरकार का आदमी होता है। उसके बाद आप कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। धाराएं लगती हैं, आप जेल में रहिए, आंदोलन मत करिए और फिर जनता के सामने कह दीजिए कि साहब वो तो पंजाब हरियाणा और 2-1 राज्य के किसान हैं, बाकी राज्यों में कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार के आपके माध्यम से कह रहे हैं आप बैरिकेटिंग हटा दीजिए अपने राज्यों में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है। फिर आप देखिए कितने किसान आपकी राजधानी में आते हैं। आप दमनकारी नीति अपना रहे हैं, आप हमें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भी हम शांति से गांधी जी के आदर्शों पर चल के गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी सरकार से निवेदन है कि हमारी मांगे मानी जाए। तो हम वाजिब लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार में जो नेता हैं उसमें से 70% नेताओं के एफिडेविट में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि वो समाज सेवी और किसान। तो जो किसान अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड लोकसभा में बैठे हैं, कम से कम अपने उस एफिडेविट की आड़ में ही किसान बनने का प्रयास करें। अपने बाप दादाओं को याद करते हुए उन किसानों को, ठंड में बैठे हुए बूढ़े बच्चे और औरतों को देखें और इन कानूनों को वापस लें। किसान बड़ा ही सोच के आया है कि कानून वापस नहीं होंगे तो किसान यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई इसी बात की थी। हम कानून वापस कराने ही आए थे, हम उसमें कोई बात करने नहीं आए थे। तो जिस मांग को लेकर आंदोलन चालू हुआ हो, बिना उस मांग को माने हम घर कैसे चले जाएं? सवाल ये भी पैदा होता है। हम हमारी मांगों को मनाने आए हैं, मांगों को मना के जाएंगे, लेकिन हमारी मंशा कदापि किसी भी प्रकार की दिल्ली वासी को परेशान करने की नहीं है। एम्बुलेंसों का रास्ता पूरा खुला हुआ है। हमने हमारे टेंट जो लगे हैं या जो भी तंबू लगे हैं उनके बीच से पूरा रास्ता खुला हुआ है। एम्बुलेंस फटाफट निकल जाती है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी भ्रांति हो